आमतौर पर ना जब हम वित्तीय बाजारों या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? मुझे लगता है स्क्रीन पर तेजी से चमकते हुए लाल और हरे नंबर। बिल्कुल। और वो शोर मचाते हुए न्यूज एंकर जो लगातार टीवी पे चिल्लाते रहते हैं। हाँ, और इंटरनेट पर फैले हुए वो अनगिनत गुरु जो दावा करते हैं कि उन्होंने बाजार को पूरी तरह से हैक कर लिया है। एकदम सही बात है। मतलब आज की दुनिया में ना वित्तीय सलाहों का एक ऐसा अथाह महासागर बन गया है जहां हर कोई एक नया एल्गोरिदम या रातों रात अमीर बनने का कोई गुप्त फॉर्मूला बेचने की कोशिश कर रहा है। और मजे की बात यह है कि निवेश की इस आधुनिक दुनिया को पूरी तरह से गेमीफाई कर दिया गया है। हाँ, गेमीफाई मतलब सब कुछ एक खेल जैसा लगने लगा है ना। बिल्कुल। और इस वजह से जो असली ज्ञान है और जो केवल ध्यान खींचने वाला शोर है, उसके बीच अंतर करना लोगों के लिए लगभग असंभव सा हो गया है। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन यही है कि हम इंटरनेट की इन अनगिनत वित्तीय सलाहों के बीच से सबसे प्रामाणिक और शाश्वत ज्ञान को बाहर निकालें। और हमारा मुख्य फोकस बेंजामिन ग्रैहम की प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और वैल्यू इन्वेस्टिंग के ठोस सिद्धांतों पर होगा। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम इन जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सुलझाना शुरू करें, मैं अपने सुनने वालों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी। जो लोग इस तरह के गहन और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों को पसंद करते हैं, वो द बुक पल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, वहाँ ऐसे बहुत से शानदार और गहरे विचार मौजूद हैं। तो चलिए वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। अगर हम आधुनिक निवेश की बात करें तो हर कोई बेंजामिन ग्रैहम और उनकी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का नाम लेता है। जी बिल्कुल। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक माना जाता है। ग्रैहम एक बहुत ही महान अमेरिकी वित्तीय विश्लेषक, निवेशक और प्रोफेसर थे। लेकिन मुझे यह एक बात बहुत खटकती है। मतलब ग्रैहम का जन्म 1894 में हुआ था ना? हाँ, 1894 से 1976 तक उनका जीवन काल रहा। तो एक बात बताइए, 1894 में जन्मे एक प्रोफेसर के सिद्धांत आज की इस तेज तरह डिजिटल दुनिया में कैसे काम आ सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब आज के जमाने में तो लोग रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। मिली सेकेंड्स में एल्गो ट्रेडिंग होती है। क्या ये एक पुरानी बैलगाड़ी से आज की फॉर्मूला 1 रेस जीतने जैसी बात नहीं है? बैलगाड़ी और फॉर्मूला 1 ये तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तकनीक बदल सकती है, बाजार की गति बदल सकती है, लेकिन जो बाजार के मूल नियम हैं वो कभी नहीं बदलते। अच्छा, तो क्या इंसानी बर्ताव आज भी वैसा ही है? बिल्कुल। ग्रैहम का सबसे बड़ा योगदान ये नहीं था कि उन्होंने कोई गणितीय फॉर्मूला दिया, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि निवेश को लेकर सोचना कैसे है। आपको ग्रैहम का वो मिस्टर मार्केट वाला विचार तो पता ही होगा। आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, तो ग्रैहम करते हैं कि कल्पना कीजिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक व्यापारिक भागीदार है। वो रोज सुबह आपके दरवाजे पर आता है और आपको अपना हिस्सा बेचने या आपका हिस्सा खरीदने के लिए एक कीमत बताता है। मतलब हर दिन एक नई कीमत? जी, लेकिन समस्या ये है कि मिस्टर मार्केट मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अस्थिर है। अस्थिर मतलब मूड स्विंग्स होते हैं उसे? बिल्कुल। कभी वो बहुत ज्यादा उत्साहित होता है और बेतुकी रूप से ऊंची कीमत मांगता है, और कभी वो गहरे अवसाद में होता है और कौड़ियों के भाव अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाता है। ओह, तो मतलब तकनीक के बदलने से मिस्टर मार्केट नहीं बदला है, बल्कि वो अब हमारे स्मार्टफोन के जरिए दिन में 10 बार हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एकदम सटीक बात कही आपने। मिस्टर मार्केट अब पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा शोरगुल वाला हो गया है, और यही कारण है कि 99.9% निवेशक स्टॉक मार्केट में विफल हो जाते हैं। 99.9%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, क्योंकि वो ठोस वैल्यू इन्वेस्टिंग को छोड़कर सट्टेबाजी की ओर भागते हैं। वो रोज मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ग्राहम के अनुसार सही तरीका क्या है? सही तरीका यह समझना है कि किसी भी कंपनी का एक वास्तविक मूल्य होता है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। बाजार का काम हर दिन एक कीमत तय करना है, लेकिन कीमत और मूल्य दोनों बहुत अलग चीजें हैं। प्राइस और वैल्यू, मतलब जो हम चुकाते हैं वो प्राइस है और जो हमें मिलता है वो वैल्यू है। बिल्कुल। और एक बुद्धिमान निवेशक बस धैर्य से उस पल का इंतजार करता है जब मिस्टर मार्केट अवसाद में हो
और किसी शानदार कंपनी को उसके वास्तविक मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेच रहा हो। ये बात सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगती है कि हमें कंपनी के वास्तविक व्यापार पर ध्यान देना चाहिए, रोज बदलती कीमतों पर नहीं। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इतना ही स्पष्ट है, इतना ही सीधा है, तो फिर इतने सारे लोग विफल क्यों होते हैं? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। मतलब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की गणना करना केवल एक गणित की प्रक्रिया है, तो दुनिया के सारे गणितज्ञ और अर्थशास्त्री तो अब तक अरबपति होने चाहिए थे ना? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए थे अगर ये सिर्फ गणित का खेल होता तो। लेकिन निवेश मुख्य रूप से स्प्रेडशीट्स या गणित का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से पैसे के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का खेल है। पैसे का मनोविज्ञान? हाँ, मॉर्गन हाउसेल की एक बहुत ही शानदार पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें वो इस रहस्य को बहुत गहराई से खोलते हैं। अच्छा, मैंने इस किताब के बारे में सुना है। इसमें क्या खास बताया गया है? हसल समझाते हैं कि वित्तीय सफलता का इस बात से बहुत कम लेना देना है कि आप कितने स्मार्ट हैं या आपको कितना गणित आता है, बल्कि इसका इस बात से बहुत ज्यादा लेना देना है कि आपका व्यवहार कैसा है। मतलब हमारा बिहेवियर। जी बिल्कुल। इसे समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही हैरान करने वाली वास्तविक जीवन की कहानी दी गई है। एक व्यक्ति थे रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड रीड वो कौन थे? कोई बड़े इन्वेस्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जीवन भर एक गैस स्टेशन पर काम किया और एक सफाई कर्मचारी यानी जेनेटर रहे। एक सफाई कर्मचारी? अच्छा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास $8 मिलियन से अधिक की संपत्ति थी। वाह, $8 मिलियन! क्या उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती। उन्होंने बस अपनी छोटी सी बचत को अच्छी कंपनियों में निवेश किया और दशकों तक उसे छुआ ही नहीं। उन्होंने कंपाउंडिंग की ताकत को अपना काम करने दिया। एक सफाई कर्मचारी के पास $8 मिलियन, मतलब ये तो सच में चौंकाने वाला है। और इसके विपरीत हम अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते हैं जहां बहुत पढ़े लिखे लोग दिवालिया हो जाते हैं। हाँ, और हाउसेल ने ठीक ऐसी एक व्यक्ति रिचर्ड फुस्कोन का भी जिक्र किया है। रिचर्ड फुस्कोन? हाँ, फुस्कोन हार्वर्ड से पढ़े थे। वो मेरे लिंच में एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे और उनके पास वित्त का बेहतरीन ज्ञान था। लेकिन 2008 के वित्तीय संकट के दौरान वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए। हार्वर्ड का पढ़ा हुआ इंसान दिवालिया हो गया और एक सफाई कर्मचारी करोड़पति बन गया। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। यही तो साइकोलॉजी ऑफ मनी है। रीड के पास कोई गणित की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास असीम धैर्य था। फुस्कोन के पास सारा गणितीय ज्ञान था, लेकिन उनके पास व्यवहारिक अनुशासन नहीं था। लालच और भारी कर्ज ने उन्हें डुबा दिया। ये रोनाल्ड रीड की कहानी सुनकर ना मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। हाँ। क्या मैं शेयर करूं? हाँ, बिल्कुल बताइए। ये कुछ जिम की मेंबरशिप लेने जैसा है। मतलब हम सब जानते हैं कि कंपाउंडिंग का गणित कैसे काम करता है। स्कूल में चक्रवृद्धि ब्याज तो सबने पढ़ा है ना? जी बिल्कुल पढ़ा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में मशीनें सबके लिए एक जैसी होती हैं, डंबल का वजन समान होता है और एक्सरसाइज कैसे करनी है ये भी सबको पता होता है। लेकिन बेहतरीन बॉडी सिर्फ कुछ ही लोगों की बन पाती है। वाह, क्या बेहतरीन तुलना की आपने। तो क्या निवेश का मनोविज्ञान भी इसी तरह काम करता है, जहां समस्या ज्ञान की कमी नहीं बल्कि निरंतरता या कंसिस्टेंसी की कमी है? 100% ऐसा ही है। लोग जिम में इसलिए विफल नहीं होते कि उन्हें ट्रेडमिल पे दौड़ना नहीं आता। हाँ, दौड़ना तो सबको आता है। बिल्कुल, वो इसलिए विफल होते हैं क्योंकि लगातार कई वर्षों तक रोज सुबह उठकर जिम जाना उबाऊ होता है, दर्दनाक होता है और सबसे बड़ी बात परिणाम शीशे में तुरंत नहीं दिखता। एकदम सही। और निवेश में भी ऐसा ही होता है। इंसान का अपना ही जीव विज्ञान या बायोलॉजी उसके खिलाफ काम करने लगता है। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग का विकास इस तरह हुआ है कि हम तुरंत मिलने वाले इनाम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहते हैं। मतलब हमें तुरंत डोपामाइन चाहिए होता है। बिल्कुल। जब कोई सुरक्षित तरीके से निवेश करता है ना, तो शुरुआती कई सालों तक रिटर्न बहुत छोटा लगता है। उससे दिमाग को कोई डोपामिन नहीं मिलता। हाँ, और फिर वो इंटरनेट पर किसी को देखते हैं जिसने किसी अजीब से मीम कॉइन या किसी नई कंपनी में दाव लगाकर रातों रात पैसे बना लिए। और यहीं पर वो सामाजिक तुलना या सोशल कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। ये सोशल कंपैरिजन बहुत खतरनाक चीज है। बहुत खतरनाक। जब आप धीमी और सुरक्षित गति से चल रहे होते हैं और अचानक आपका पड़ोसी किसी शॉर्टकट से अमीर होता देखता है, तो आपका धैर्य टूट जाता है। और फिर इंसान अपनी जिम की सुरक्षित दिनचर्या छोड़कर स्टेरॉइड लेने की सोचने लगता है। बिल्कुल। और इसी स्टेरॉइड को वित्तीय दुनिया में सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन कहते हैं। सट्टेबाजी। आपको पता है सर आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे चतुर लोगों में से एक थे। हाँ,
गुरुत्वाकर्षण वाले न्यूटन। हाँ, लेकिन उन्होंने भी साउथ सी बबल नाम के एक क्रैश में अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। वाओ, न्यूटन ने? ये मुझे नहीं पता था। जी, उन्होंने पहले पैसा बनाया और बाहर निकल गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त और भी अमीर हो रहे हैं तो वो लालच में आ गए। उन्होंने बाजार के सबसे ऊंचे स्तर पर फिर से निवेश कर दिया और सब कुछ कमा बैठे। तो इससे ये साबित होता है कि बुद्धि भावनाओं के सामने हार मान लेती है। खुद न्यूटन ने बाद में कहा था कि मैं खगोलीय पिंडों की गति की गणना तो कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। क्या बात है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। तो अगर हमें रोनाल्ड रीड की तरह व्यवहारिक अनुशासन बनाना है और न्यूटन जैसी गलतियों से बचना है, तो इसे वास्तविक जीवन में लागू कैसे किया जाए? इसके लिए हमें दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे की ओर देखना होगा। बिल्कुल, वॉरेन बफे का नाम तो हर कोई जानता है। रॉबर्ट हैंगस्ट्रॉम की जो पुस्तक है द वॉरेन बफेट वे, वो इस बारे में क्या सिखाती है, खासकर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहा हो? द वॉरेन बफे वे इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब ग्राहम के वैल्यूएशन के तरीकों को और हाउसेल के मनोविज्ञान को मिलाया जाता है तो क्या जादू होता है। अच्छा, तो मतलब ये दोनों का मिश्रण है? हाँ, ये किताब बताती है कि महान निवेश कोई जादुई कला नहीं है, बल्कि बुनियादी आदतों का एक समूह है। बुनियादी आदतें जैसे कि? अगर कोई शून्य से शुरू कर रहा है तो पहली और सबसे छोटी आदत है सिर्फ बचाना शुरू करना, सेविंग्स। लेकिन बफे की असली ताकत उनकी मानसिक आदतें हैं, जैसे उनके पढ़ने की आदत। आपको पता है, बफे स्टॉक चार्ट्स नहीं पढ़ते। क्या बात कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी स्टॉक चार्ट्स नहीं पढ़ता। तो फिर वो क्या पढ़ते हैं? वो कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन चार्ट्स और वार्षिक रिपोर्ट में इतना बड़ा अंतर क्या है? मतलब दोनों ही तो कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं ना। ये एक बहुत ही बुनियादी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। स्टॉक चार्ट आपको सिर्फ ये बताता है कि अन्य लोग उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, मतलब वो फिर से मिस्टर मार्केट का मूड बता रहा है। बिल्कुल, वो सिर्फ भीड़ की भावना है, जबकि एक वार्षिक रिपोर्ट आपको ये बताती है कि वो व्यापार वास्तव में कर क्या रहा है। मतलब जमीनी हकीकत। हाँ, उस कंपनी की बिक्री कितनी है, उसका मुनाफा क्या है और भविष्य के लिए उसकी चुनौतियां क्या हैं। जब आप चार्ट देखते हैं तो आप सट्टेबाजों की भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और जब आप व्यापार को समझते हैं तो आप एक मालिक या ओनर की तरह सोचते हैं। एकदम सही। बफे की सफलता का रहस्य यही है कि वो बाजार के उस दैनिक शोर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने ना इसी संदर्भ में एक और दिलचस्प बात पढ़ी थी कि जब कोई निवेशक शून्य से शुरू करके एक निश्चित राशि इकट्ठा कर लेता है, मान लीजिए $20,000 या अपनी मुद्रा में कोई अच्छी खासी बचत, तो उसका मनोविज्ञान पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक सीमा या साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है। साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड। हाँ। देखिए, जब किसी के पास कोई बचत नहीं होती, तो उसका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करता है। मतलब हमेशा डर लगा रहता है। जी, वो इंसान हर फैसला डर और मजबूरी में लेता है। लेकिन एक बार जब एक वित्तीय कुशन या फाइनेंशियल कुशन बन जाता है ना, तो पैसा सिर्फ बैंक में रखा कोई नंबर नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? वो व्यक्ति को विकल्प और समय देने लगता है। मैं समझी नहीं, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? हाँ, मतलब अगर बाजार गिरता है तो उस व्यक्ति को घबराहट में अपने शेयर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे अगले महीने का किराया देने की चिंता नहीं है। अच्छा, तो ये जो आधारभूत सुरक्षा है, ये इंसान को लंबी अवधि का सोचने की आजादी देती है। बिल्कुल, और यही कारण है कि अमीर लोग अक्सर और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वो घबराहट में या पैनिक में फैसले नहीं लेते। ये बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को बाजार में चल रहे सट्टेबाजी और सही निवेश के बीच के अंतर पे लाएं, तो आजकल इंटरनेट पे रोज ऐसे दावे आते हैं ना कि सिर्फ 3 साल में $10,000 से 1 मिलियन तक कैसे पहुंचे। हाँ, ऐसे वीडियो और विज्ञापन तो हर जगह हैं। मुझे ना ये दावे बिल्कुल फास्ट फूड की तरह लगते हैं। फास्ट फूड? वो कैसे? जैसे जंक फूड तुरंत बहुत स्वादिष्ट लगता है, खाते ही पल भर के लिए बहुत संतुष्टि देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारी सेहत को बर्बाद कर रहा होता है। बहुत सही कहा। और दूसरी ओर ऐसे एसेट बनाना जो आपको जीवन भर भुगतान करें, एक संतुलित और पौष्टिक आहार की तरह है। इसमें शायद तुरंत स्वाद ना आए, लेकिन ये जीवन भर आपको स्वस्थ रखता है।
आपकी ये फास्ट फूड बनाम संतुलित आहार की एनालॉजी सट्टेबाजी और निवेश के अंतर को समझने के लिए एकदम सटीक है। तो विशेषज्ञों के नजरिए से ये अंतर कैसे परिभाषित होता है? अगर आप जैक श्वैगर की पुस्तक मार्केट विजर्ड्स और दिग्गज निवेशक हार्वर्ड मार्क्स के विचारों को देखें तो वो इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। सट्टेबाजी दरअसल ग्रेटर फूल थ्योरी पर आधारित है। ग्रेटर फूल थ्योरी मतलब मुझसे बड़ा मूर्ख सिद्धांत? बिल्कुल। सट्टेबाज कोई भी चीज, चाहे वो कोई मीम स्टॉक हो या नई डिजिटल संपत्ति, सिर्फ इस उम्मीद में खरीदता है कि कल कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे उससे भी अधिक कीमत पर खरीदेगा। मतलब उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो संपत्ति खुद कुछ मूल्य पैदा कर रही है या नहीं। एकदम सही। ये पूरी तरह से उम्मीद और दूसरों के लालच पर आधारित खेल है। और हार्वर्ड मार्क्स के अनुसार एक सच्चा निवेशक इस सट्टेबाज से अलग कैसे काम करता है? एक सच्चा निवेशक, विशेष रूप से एक वैल्यू इन्वेस्टर, हमेशा कुछ ऐसा खरीदता है जो अपने आप में एक मूल्य पैदा करता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए आप एक छेद खरीदते हैं, तो क्या आप रोज सुबह उठकर इस बात की चिंता करते हैं कि आज उस खेत की क्या कीमत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये देखूंगी कि वो खेत हर साल कितनी फसल पैदा कर रहा है। ठीक, यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। अगर आप कोई कंपनी खरीदते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो कंपनी कितने उत्पाद बेच रही है और कितना मुनाफा कमा रही है। मतलब फोकस व्यापार पर होना चाहिए, कीमतों पर नहीं। हार्वर्ड मार्क्स एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सट्टेबाज हमेशा ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि बाजार किस दिशा में जाएगा, जो कि भविष्यवाणी करने जैसा है और लगभग असंभव है। बिल्कुल। इसके विपरीत जो असली निवेशक होते हैं वो जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट? हाँ, सट्टेबाज हमेशा पूछता है मैं इस दांव से कितना पैसा कमा सकता हूँ। और एक निवेशक क्या पूछता है? एक बुद्धिमान निवेशक पूछता है अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं कितना खो सकता हूँ और क्या मेरा पोर्टफोलियो इस नुकसान को बर्दाश्त कर पाएगा। वाह, तो ये सिर्फ मुनाफे को अधिकतम करने का खेल नहीं है, बल्कि नुकसान को सीमित करने और बाजार में लंबे समय तक टिके रहने का खेल है। 100% बाजार में टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि आधुनिक बाजार का जो ये शोरगुल है वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जाल है। बिल्कुल। बेंजामिन ग्राहम का मिस्टर मार्केट हमें सिखाता है कि कीमत और मूल्यों में बहुत बड़ा अंतर होता है और हमें व्यापार के वास्तविक कैश फ्लो पर ध्यान देना चाहिए। और मॉर्गन हाउसल की जो रोनाल्ड रीड की कहानी थी, उससे हमने समझा कि कैसे एक साधारण इंसान भी सिर्फ अनुशासन और धैर्य की मदद से हार्वर्ड के जानकारों को पीछे छोड़ सकता है। आदतों और हार्वर्ड मार्क्स के सिद्धांतों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि असली निवेश कोई ग्रेटर फूल थ्योरी नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के लिए ऐसे एसेट्स बनाने की कला है जो वास्तविक मूल्य पैदा करते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जानकारी तो आज हर जगह मौजूद है ना, फॉर्मूले सबके सामने हैं, लेकिन बाजार में अंततः जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जिसका IQ सबसे ज्यादा है। तो किसकी होती है? जीत उसकी होती है जिसका अपनी भावनाओं पर और अपने व्यवहार पर नियंत्रण सबसे मजबूत है। क्या बात है। अब जब हम इस विश्लेषण को समेट रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसा नया और गहरा विचार छोड़ें जिस पर वो खुद से विचार कर सकें। जरूर। कुछ ऐसा जो इन स्थापित सिद्धांतों को भविष्य के नजरिए से थोड़ा चुनौती देता हो। तो देखिए, हमने आज पूरी चर्चा में ये बात की कि बाजार में अवसर इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि इंसान लालची और डरा हुआ होता है। मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स। जी, मिस्टर मार्केट की भावनाएं ही वैल्यू इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने का मौका देती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फंड्स का प्रबंधन कर रहे हैं। ओह, AI। हाँ, आजकल तो हर जगह AI है। अब AI के पास न तो कोई भावना है, न उसे डोपामिन चाहिए और ना ही उसे कोई डर लगता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। तो विचार करने वाली बात यह है कि अगर भविष्य में बाजार पूरी तरह से AI द्वारा संचालित हो जाए, जो कि पूरी तरह से तर्क संगत है, तो क्या मिस्टर मार्केट की ये अस्थिरता खत्म हो जाएगी? अगर अस्थिरता खत्म हो गई तो क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग का अंत हो जाएगा? यही सवाल है। या फिर
चूंकि एआई को इंसानों ने ही प्रोग्राम किया है, तो क्या ये संभव है कि ये सारे एल्गोरिदम्स एक साथ मिलकर कोई नया ही तकनीकी पैनिक या एल्गोरिथमिक पैनिक पैदा कर दें? अगर ऐसा हुआ तो उसे समझने और उसका फायदा उठाने के लिए भविष्य के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को तो बिल्कुल नए कौशल की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, यही वो विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। वाह, ये वास्तव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब क्या तकनीक सच में इंसान की भावनाओं को बाजार से बाहर कर देगी, या सिर्फ हमारी गलतियों के तरीके बदल जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। जी, तो जब अगली बार कोई आपसे बाजार के पूरी तरह से मशीनीकृत होने की बात करे ना, तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस बेहद गहरी और दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। हम ऐसे ही शानदार और गहरे विचारों को डीकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।